हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो या हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम कह चुके थे कि हम उनका रिक्वेस्ट लेंगे, लक्ष्मी देवी का रिक्वेस्ट लेंगे जिनका है कि इनका प्रॉब्लम है कि मैम हमको लिखने या उच्चारण करने में, बोलने में हमको दिक्कत परेशानी होती है। पूरा एक्सप्लेन तो नहीं की, बोली कि जैसे कि नेम है, नेम को बोलने या उसको लिखने में हमको दिक्कत परेशानी होती है, इसके लिए हम क्या करें। तो आज इन्हीं लक्ष्मी देवी पे या इस तरह के परेशानी से जो और स्टूडेंट जो इस प्रकार के परेशानी जिनको हो रही होगी उनके लिए भी ये वीडियो है। तो मेरे ख्याल से इनको या और भी स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ दिक्कत परेशानी होती होगी, उसी के आधार पे ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण, इतना तो हम लोग जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसको इरेज कर देते हैं ना, तो स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए, बताने के लिए। तो वर्ण हम जान रहे हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या क्या है पहले हम जान ले कि उनको कहाँ कहाँ दिक्कत होता है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्वर वर्ण क्या है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये 11 है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे आ का कोई मात्रा नहीं है, इसका ये मात्रा है ना। चलो ऐसे कर देते हैं। स्वर वर्ण है और ये मात्रा है। छोटी ई का इधर से, बड़ी ई का इधर से, ये हो गया छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। स्वर वर्ण के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं, और जब किसी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तो यही मात्रा उसके साथ लगता है। जैसे कि अच्छा पहले ये बता दे, ये इसको क्या कहते हैं? हर्ष, और इसको कहते हैं दीर्घ। ये भी है हर्ष और ये है दीर्घ। हर्ष का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ये एक दूसरा का अपोजिट वर्ड भी हो गया। हर्ष का दीर्घ, छोटा का बड़ा, बड़ा का छोटा, दीर्घ का हर्ष। तो ये हर्ष ई है, या तो इसको हर्षी बोले, हर्ष ई, या फिर छोटी ई, क्योंकि ये हर्ष का मतलब ये छोटा, तो ये इसको छोटी ई बोले या हर्षी बोले। उसी तरह से ये दीर्घई बोले या फिर बड़ी ई बोले। उसी तरह से छोटा ऊ बोले या फिर हर्षौ बोले। हर्ष में ऊ लग गया, हर्षौ। उसी से दीर्घौ बोले या फिर बड़ा ऊ बोले। इतना अंतर समझ में आ गया कि ये हर्ष छोटा ई है, ये दीर्घ बड़ा ई है, ये हर्ष ऊ है, छोटा ऊ है, ये दीर्घ है, दीर्घ ऊ है, यानी कि ये बड़ा ऊ है। इसको हम कैसे जानेंगे कि कब कहाँ ये छोटा ई लगेगा या कहाँ बड़ा ई लगेगा? तो
इसका ये जो है छोटा, इस हर्ष का मतलब ये हो गया छोटा, छोटा का मतलब कि ये एक, इसके उच्चारण करने में हमको एक मात्रा का समय लगता है। और ये चूंकि दीर्घ यानी बड़ा है तो इसके उच्चारण करने में हमको दुगुना समय लगता है, दुगुना या दो मात्रा को लिखते हैं। यहाँ एक मात्रा है तो यहाँ दो मात्रा का समय लगेगा। जैसे मान लो दिन, देखो जब इसका उच्चारण करोगे ना तो एकदम स्मूथली आवाज निकल जाएगा, कहीं जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दिन, दीन, है ना, ये हो गया। ई से इमली, ई से ई। अब देखो उच्चारण करके, दिन, दीन। आज कौन सा दिन है? एकदम दम में जो छोटी की मात्रा लगा हुआ है, कहीं जोर नहीं दे रहे। आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है, मंगल है, बुध है, जो भी है। दीन दुखियों की सेवा करो। अब देखो यहाँ दिन पे जोर पड़ रहा है, समय भी ज्यादा लग रहा है। आज कौन सा दिन है? आज दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। ई से इमली, यहाँ देखो इमली इजीली एकदम बोल दी इमली। और यहाँ ईख, ईख पे जोर पड़ रहा है, समय भी इसके उच्चारण में इससे ज्यादा लग रहा है, ईख। और ये हो गया इमली। बाजार जा रहे हैं, जरा सा बाजार जा रहे हैं, इमली लेते आएगा, इमली। इजीली निकल गया, कहीं जोर लगाने की जरूरत नहीं है, न जोर लगेगा और न इसके उच्चारण करने में ज्यादा समय लगेगा। इसके बनस्पति, इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा लगेगा। ये कैसे एक मात्रा दो मात्रा, इस सबका वीडियो बना हुआ है, देख लोगे मालूम हो जाएगा। उसी प्रकार से दीर्घ हो। अब जैसे मान लो कूल, और ये हो गया कूल। ये कुल मतलब जोड़ हो गया, कुल यानी वंश हो गया, कुल कूल। अंतर लग रहा है? तो इस तरह से उच्चारण कर कर हम देख लेंगे। इसमें भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, कहाँ छोटी लगेगी, कहाँ बड़ी वाली लगेगी, कहाँ छोटी, कहाँ बड़ी लगेगी, कहाँ छोटी की मात्रा, कहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी। ये भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको क्लियर कर दे रहे हैं कि जब हम अगर लिखा हुआ है तो उसका उच्चारण हम उसी तरह से करेंगे। दिन, दीन, इमली, ईख, है ना, कुल, कूल। इसमें थोड़ा जोर भी पड़ता है और समय भी ज्यादा लगता है बड़े वाले में। छोटे वाले में इजीली एकदम सॉफ्टली मुंह से निकल जाएगा उसका उच्चारण। अगर हमको लिखना है तो हम उसको उच्चारण कर कर देखेंगे कि हमको उसको बोलने में जोर तो नहीं दे रहे हम वहां पर। अगर जोर दे रहे हैं तो वो बड़ा वाला लिखाएगा, अगर ई या ऊ है तो। और अगर स्मूथली निकल रहा है, उसमें उतना समय या जोर नहीं लग रहा है, तब वहां पे छोटी ई या छोटा ऊ ही लिखाएगा। एक कंफ्यूजन तो यहाँ दूर हो गया कि छोटी ई बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ कहाँ लगा है। उसके बाद आता है री। ये जो री है, देखो इस सब के लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ये स्वर है, जब हमको स्वर लिखना होगा तब तो ऐसे लिख ही देंगे। लिखने में जब इसको हम व्यंजन के साथ जोड़ कर लिखते हैं तब वहां हमको दिक्कत होता है कि कैसे लिखेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक बता देते हैं, क में स्वर वर्ण ये हो गया। व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है, जिसको कि हम और खंडित नहीं कर सकते हैं। स्वर वर्ण ये हो गया और व्यंजन वर्ण हो गया ये क ख ग, इस तरह से पूरा यर लव तलवेशम धनसा दंसा वहां तक 33 वर्ण है इसमें। ये 11 वर्ण है और इसमें 33 वर्ण है। अभी हम जब इसको विस्तार से बताएंगे तो अभी हम शॉर्ट में कर दिए, विस्तार से जब है तब हम इसको पूरा लिख देंगे। तो जब हम व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में हमको दिक्कत परेशानी होता है, अवरोध पैदा होता है, हम उतना ठीक से नहीं बोल पाते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, है ना, पूरा। अब इसीलिए इसको स्वर वर्ण के साथ जोड़कर जब लिखते हैं या बोलते हैं तो हमको आसानी हो जाता है। अब हो जाता है ये क, ये हो गया क, यानी अ का उच्चारण हो रहा है इसमें।
उसी तरह से ख में अ जुड़ेगा ख, ग में अ जुड़ेगा ग। अगर आ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क में अगर आ जोड़ दिए तो क्या बन गया का। अब देखो व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ रहा है तब वो, इसका तो खैर कोई मात्रा नहीं है इसीलिए ऐसे लिखाएगा। अब देखो ये लिख गया, व्यंजन के साथ अगर स्वर जुड़ा है तो उसका हम यहाँ पे मात्रा ही जोड़ते हैं। जो मात्रा हम नीचे लिखे हैं यही स्वर के साथ संयुक्त होकर जुड़कर लिखाता है। तो हो गया, क में अगर छोटी ई जोड़ते हैं तो बन गया की, किताब। किताब भी देखो बोल रहे छोटी की मात्रा से किताब शुरू होगा, किताब हो गया। किनारा हो सकता है, क में अगर बड़ी की मात्रा जोड़ दें तो क्या बन गया की। फिर हो गया री, क में अगर री की मात्रा जोड़ दिए तो बन गया क्री। वर्ण के नीचे में ही जुड़ेगा, उसी तरह से सब हो जाएगा, है ना। के क में ए जोड़ देंगे के, उसी तरह से कै हो जाएगा को और कौ बन जाएगा। उसी तरह से व्यंजन वर्ण का सब में जब मात्रा जोड़ेंगे तो मात्रा जोड़ने के बाद व्यंजन के साथ जब स्वर वर्ण जुड़ता है तो उसका मात्रा ही लिखाता है, और सबका मात्रा हम बता दिए। इसी तरह से होगा, इसमें कंफ्यूजन होता है छोटी और बड़ी में, तो वो भी कंफ्यूजन दूर कर दिए। मात्रा कैसे लिखाता है वो भी बता दिए लिखकर। अब आता है ये री, कि जब ये किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो ये नीचे में लिखाता है, जैसे कृपा। अब ध्यान दो, किसी भी वर्ण के साथ जब ये री, इसका उच्चारण है री, लेकिन तुम लोग के समझने में सहूलियत हो, आराम हो, इसके लिए हम इस तरह से लिख दे रहे हैं री। तो देखो ये व्यंजन वर्ण के साथ जब देखोगे कि री का उच्चारण हो रहा है, क और री दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं क्री, तो हो गया यहाँ कृपा। तो ध्यान दोगे, उच्चारण अगर लिखा हुआ है तब तो इसका उच्चारण री जैसा कर दोगे, क में री क्री, और तब बोलेंगे पा। अगर बोला जाएगा कि कृपा लिखिए तो देखेंगे कि क के साथ री का उच्चारण हो रहा है, री यानी ये संयुक्त होकर आ रहा है, व्यंजन के साथ जुड़ कर आ रहा है। तो क्री या फिर मान लो तृण, तो में री लग गया, घृणा, घ में री लग गया घृणा। तो इसमें भी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि कहाँ हम री की मात्रा लगाएं या फिर व्यंजन वर्ण में जो र है उसका जो छोटी ई बड़ी ई लगेगा वो कहाँ लगाएं। तो आगे बता देंगे, पहले व्यंजन ये स्वर वर्ण का खत्म कर देते हैं, उसके बाद व्यंजन वर्ण पर आएंगे तो बताएंगे। तो मेरे समझ से यही स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है बड़ी और छोटी में, और फिर री की मात्रा में। तो जब किसी व्यंजन के साथ संयुक्त होकर हम री बोल रहे हैं तो यहाँ पे स्वर वर्ण का ये मात्रा लगेगा, री की मात्रा। ये हो गया हमारा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में यही तीन, एक छोटी बड़ी और री की मात्रा में दिक्कत होता है, कैसे बोले और कैसे लिखे। तो जब भी व्यंजन के साथ संयुक्त होकर री आ रहा हो, री, क्री, त्रि, घ्री, व्री, वृक्ष, व में री लग गया वृक्ष, तो वहां पे री की मात्रा लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण पे, इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन वर्ण लिखते हैं। व्यंजन वर्ण में कहाँ कहाँ दिक्कत होता है वो बताते हैं। ये देखो यहाँ है व्यंजन वर्ण लिखा हुआ, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। बता दिए जब ये स्वर के साथ जुड़ता है तो उसी का उच्चारण के साथ ये बोला जाता है। जैसे क के साथ अ है तो क, अगर आ के साथ है तो का, छोटी के साथ है तो की, बड़ी के साथ है तो की,
उसी प्रकार से सबका ख खा खी खी खू खू ग गा गी गी सबका उसी तरह से चलेगा। किसी में नहीं भी होता है, जैसे य से नहीं होगा, ढ से नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जिनके साथ जुड़ेगा जो मात्रा वो उसी तरह से लिखाएगा। अब इसमें कहाँ कहाँ समस्या हो सकती है स्टूडेंट्स को लिखने में या उसके उच्चारण करने में। तो ये देखो, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, क का की सब चला जाएगा, ठीक है। ख ग घ सबका उसी तरह से चलेगा। कहाँ दिक्कत होगा वो होगा र में, ये जो र है। अब इस र को देखो, र के साथ जब हम अ जोड़ देते हैं तो ये बन गया र। उसी तरह से आ स्वर वर्ण जुड़ गया तो क्या बन गया रा। उसी तरह से री, री, र में री, वो री की मात्रा नहीं लगेगा, रू, रू, आ ई ऊ री ए ओ, इस तरह से होगा, स्वर वर्ण के साथ जुटेगा और इस तरह से लिखाएगा और इसका उच्चारण इसी तरह से होगा। तो एक तो हो गया कि जब ये र किसी स्वर वर्ण के साथ जुड़ता है तो वो इस तरह से लिखाएगा, एक रूप इसका ये हो गया। अब देखो यहाँ जो है र, अगर हम र बोल रहे तो ये सिर्फ र के साथ ही ई की मात्रा लग रहा है, री री, है ना। जैसे रिक्शा, रिक्शा बोलेंगे तो र में छोटी की मात्रा, र पूरा बोल रहे हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण में क्या बताए थे ये री का, कि जब ये व्यंजन वर्ण के साथ संयुक्त होकर यानी जुड़कर आएगा तब वो री कहलाएगा। जैसे क्री, व्री, श्री, सृजन हो गया श्री, है ना, री। तो संयुक्त वर्ण के साथ जब री बोला जाएगा तब यहाँ ये मात्रा लगेगा। लेकिन अगर पूरा पूरा र बोल रहे हैं री या री, है ना, री री, तो यहाँ र ही लिखाएगा, छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा। उसी तरह से र में छोटी की मात्रा रू और रू, है ना, रू, रुपया, रुपया, रू। उसी तरह से रिक्शा हो गया, ये री से, या रिमझिम भी हो सकता है, रिमझिम। इस तरह से क्या हो जाएगा, री से रीना, नाम जैसे है रीना। तो यहाँ री में बड़ी की मात्रा लग रहा है, र में के साथ ई बोल रहे हैं, री री, रू रू, र में लग रहा है तो यहाँ र में ये मात्रा लगेगा। लेकिन जब व्यंजन के साथ संयुक्त होकर आ रहा है तब ये री वाला री लगेगा। इसका ध्यान रखोगे। र का एक हो गया, र का ये रूप। दूसरा है र का दूसरा रूप है, वो कहलाता है र का रेफ, है ना, र का रेफ, र का रेफ कहलाता है, र का रेफ कहलाता है। वो र का रेफ क्या होता है, इसका क्या चिन्ह है कि शिरोरेखा के ऊपर में लगता है। अब जैसे मान लो एक शब्द ले लेते हैं, क र म। अब यहाँ हम र को पूरा बोल रहे हैं, र के साथ यहाँ अ स्वर वर्ण लगा हुआ है, क र म, करम। र पूरा बोल रहे हैं, करम। लेकिन जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ संयुक्त होकर लिखाएगा और वो स्वर रहित रहेगा, रहित यानी रहित का मतलब होता है बिना और सहित का मतलब होता है साथ। यानी
किसी व्यंजन वर्ण के बाद और दूसरे व्यंजन से पहले जब बोला जाएगा और वो स्वर रहित रहेगा तो वो ऊपर में रेफ लगाएगा। जैसे देखो यही क र म, यहाँ तीनों में अ लगा हुआ है, पूरा उच्चारण हो रहा है। अब इसी को जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? क है, फिर स्वर रहित है और ये फिर म स्वर सहित है। जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद र का उच्चारण हो रहा है और वो स्वर रहित हो तो क्या होता है? ये स्वर रहित है तो ये इसके ऊपर आकर कर लिखाता, उच्चारण पहले होगा, इसके पहले इसका उच्चारण होगा, लेकिन लिखाएगा कहाँ? इसके ऊपर में। तब ये लिखाता है ऐसे कर्म। देखते हो इसमें भी र म संयुक्त है ना, लेकिन यहाँ र का उच्चारण हो रहा है। यहाँ क्या उच्चारण हो रहा था? री का उच्चारण हो रहा था। व्यंजन के साथ संयुक्त है लेकिन यहाँ री का उच्चारण हो रहा था। यहाँ व्यंजन के साथ संयुक्त है लेकिन स्वर रहित यानी आधा वर्ण। आधा वर्ण को कैसे लिखते हैं? आधा वर्ण को क्या करते हैं? हलंत लगा देते हैं, बाईं से दाईं और लेफ्ट से राइट लगाते हैं। इसका मतलब है कि ये आधा वर्ण है या फिर इसको कहेंगे स्वर रहित है ये, यानी इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। स्वर जब लग जाएगा तब जब स्वर लग जाएगा तब ये क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ण। तब ये पूरा हो गया, इसको पूर्ण वर्ण बोलेंगे या फिर स्वर सहित बोलेंगे। तो यहाँ बता रहे थे कि र का रेफ भी एक प्रकार होता है। र का एक प्रकार हो गया ये, दूसरा हो गया र का रेफ। र का रेफ कब लिखाएगा? जब हम किसी व्यंजन के साथ स्वर रहित र का उच्चारण करेंगे। ये देखो यहाँ स्वर रहित है, पूरा नहीं बोल रहे हैं, कर र और म संयुक्त बोल रहे हैं, र बोल रहे हैं ना कि री बोल रहे हैं। जहां अगर व्यंजन के साथ री का उच्चारण होगा तो ये मात्रा लग जाएगा, और जब किसी व्यंजन के साथ आधा वर्ण यानी कि स्वर रहित जब हम बोलेंगे तब वो कहलाता है र का रेफ और वो शिरोरेखा के ऊपर में लगता है। उच्चारण होगा व्यंजन वर्ण से पहले और लिखाएगा उसके ऊपर में। कर्म, चर्म, सर्म, इस तरह से इसको कहते हैं र का रेफ। एक और प्रकार होता है वो कहलाता है र का पदेन। ये कहलाया रेफ और ये कहलाता है पदेन। ये जो पदेन है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पाई वाले के साथ जुड़ता है, ये पाई वाले व्यंजन के साथ। इसका क्या रूप आकार है, चिन्ह है? वो है पाई के साथ इस तरह से लगा रहेगा। जो भी व्यंजन वर्ण है पाई में, पाई वाला, उसके साथ ये राइट से लेफ्ट, दाहिनी से बाईं ओर जाएगा। हलंत जो है वो, हलंत जो है इसको क्या कहते हैं? इस तरह से जो होता है उसको कहते हैं हलंत। हलंत जो है लेफ्ट से राइट जाता है, लेफ्ट से राइट, और ये अपोजिट है, राइट से लेफ्ट आएगा, तो इसको कहते हैं पदेन। तो एक तो पाई वाले के साथ जुड़ता है और एक होता है बिना पाई वाले। बिना पाई वाले व्यंजन के साथ इसका कैसा रूप आकार है, चिन्ह है? ये है किसी भी के साथ, व्यंजन के साथ इस तरह से जुड़ेगा। इसको भी र में री की मात्रा में री जैसा उच्चारण होगा। इसका स्वर रहित र है, लेकिन ये जो दो है पदेन, ये स्वर सहित होगा। यहाँ स्वर रहित है, स्वर रहित होकर व्यंजन के साथ जुड़ा है,
ये व्यंजन के साथ जुड़ेगा लेकिन स्वर सहित होकर जुड़ेगा। अभी हम आगे बताते हैं इसको। अब कहोगे कि पाई वाले व्यंजन कौन है और बिना पाई वाले व्यंजन कौन है, तो कभी ध्यान दिए हो या इसके पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं, 2 वीडियो में, कि ये जो 33 व्यंजन है, इस 33 व्यंजन में 9 जो है वो बिना पाई वाला है। ये बिना पाई वाला की संख्या कितनी है? 9, और पाई वाले कितने होंगे अब इसमें? 24। तो हम ये जो कम संख्या वाला है इसी को बता देते हैं। देखो पाई है यहाँ लगा हुआ, इसी को बोलते हैं पाई वाला व्यंजन। ये पाई है, इसमें भी पाई है, पाई है, पाई है। पाई नहीं है किसमें? तो इसमें नहीं है। एक च में है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें देखो यहाँ है, यहाँ है नहीं है, ये है यहाँ, यहाँ भी है, यहाँ देखो ये और ये है। फिर देखो ओ र का तो बता ही रहे, ल व तलविषम दंस और ह। ये देखो हाँ ये भी वही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 जो है ये बिना पाई वाले व्यंजन है। इसके साथ कैसे र का लगेगा पदेन? र का पदेन लगेगा, जैसे मान लो ड ले लेते हैं तो ऐसे लगता है, ड्रम, ट्रेन। इसको कहते हैं पदेन। र का क्या है? ये र का पदेन है। ये बिना पाई वाले के साथ इस तरह से जुड़ता है, और जो पाई वाले हैं उसके साथ कैसे जुटेगा? उसके साथ जैसे क, ये पाई है, पाई में इधर से इधर लग गया, क्रम है ना। उसी तरह से ग्रह, भ्रम हो गया, जैसे भ में लग जाएगा तो भ्रम हो गया, भ्रमण हो गया। कहने का मतलब कि पाई वाले के साथ, जिसमें पाई वाले हैं, तो पाई वाले के साथ र का पदेन जो है वो इस तरह से लगेगा। तिरछी रेखा होता है, राइट से लेफ्ट की ओर जाता है, तिरछी रेखा, और वो पाई के साथ जुड़ा रहता है। और जो बिना पाई वाले हैं तो वो क्या होता है? वो जो गोल घुमा हुआ है उसके नीचे ये पदेन लग जाता है, जैसे ट्रक। ट्रक में भी ऐसे होगा। ज्यादातर ये इंग्लिश शब्द को जब हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे ट्रक, इसको जब हम हिंदी में लिखते हैं तब हम इस तरह से लिखते हैं, ड्रम। ड्रम, ट्रक, ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, ट्रेन। ट्रेन है, ऐसे लिखेंगे ऐसे। ये जो है, ये जो र का जो पदेन है बिना पाई वाले, ये अधिकांशतः इंग्लिश शब्द को जब हम हिंदी में लिखते हैं तब उसके साथ इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देख लिए कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकता है। व्यंजन स्वर वर्ण के छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ में और री की मात्रा में। व्यंजन वर्ण में यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकता है र के रेफ में। अब एक बार इसको हम इरेज करके एक बार फ्रेश शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि अनुस्वार में भी दिक्कत आ सकता है। अब तक हम लोगों ने 4 प्रकार से ये एक तो जाने स्वर में, स्वर वर्ण में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा में। छोटी ई 1 मात्रा का है, इसमें कम समय लगता है। ये 2 मात्रा का है, इससे दुगना समय लगता है। इसके बोलने में उतना जोर नहीं पड़ता है, स्मूथली बोल देते हैं, जैसे किताब, दिन और
इसको बोलने में थोड़ा जोर पड़ता है और समय भी थोड़ा इससे दुगुना लगता है, जैसे दिन दीन, उसी तरह से कूल कूल। और जब कोई व्यंजन के साथ ये री की मात्रा जुड़ता है तो इसका उच्चारण री होता है, जैसे क्री। क में री की र क के साथ जब र बोल रहे हैं, री दोनों संयुक्त कर कर, तब वहां क्री लगेगा। व्यंजन वर्ण में हम लोग क्या देखें, र के बारे में। ये र को हम लोग कितने प्रकार से पढ़े, 4 प्रकार से। एक तो सामान्य र, सामान्य र हुआ जो कि र, रा, री, री इस तरह से चलेगा। एक सामान्य है, स्वर के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा र का रेफ, ये क्या है, ये जो है र का रेफ, ये स्वर रहित है। ये जो र का रेफ है वो स्वर रहित होता है। जैसे ये कैसे लगता है, ऊपर में, जैसे हो गया कर्म, र का रेफ हो गया। ये जो र का रेफ है ये स्वर रहित होता है, और ये जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है तो ये स्वर रहित है, आधा है, छोटा है, इसलिए इसको ऊपर रखा, और बड़ा वाला जो है ये पूर्ण वर्ण, ये इसको नीचे से थामे हुए। लेकिन हम उच्चारण करेंगे इसको पहले और तब इसको बाद में करेंगे। तीसरा हो गया पदेन, र का पदेन। पदेन भी 2 प्रकार का हो गया। एक हो गया पाई वाले के साथ तिरछी रेखा जुड़ता है, और बिना पाई वाले के साथ इस तरह से दोनों तिरछी रेखा, बाई लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, दोनों यहाँ जुटा हुआ रहता है इस तरह से। ये जो र है, यहाँ र, ये स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है। और पाई वाले के साथ कैसे जुड़ेगा, ये जो तिरछी है ये पाई वाले के साथ रहेगा। पाई वाले व्यंजन में ये जुड़ेगा, जैसे क्रम। ये आधा है, क जो है स्वर रहित है, क के साथ र बोल रहा है। र हम बाद में उच्चारण कर रहे, क का पहले उच्चारण कर रहे। क्रम, इसमें क्या था, पहले र का उच्चारण हो रहा था, तब व्यंजन का हो रहा था। इसमें पहले व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, तब फिर र का उच्चारण हो रहा है। इसको अगर हम तोड़कर लिखते हैं तो लिखेंगे क, र और म, इस तरह से लिखाएगा, क, र, म, क्रम। इसको साथ में जोड़े कर लिखेंगे। और इसमें क्या है, क आधा है, फिर र है, फिर म है, और ये दोनों संयुक्त होकर लिखा रहा है। र हम बाद में बोल रहे हैं, पूरा र बोल रहे हैं, और क को आधा भी लिख रहे हैं। ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। इस दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। इसमें ये स्वर सहित था, ये स्वर रहित है, सॉरी, इसमें स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। और यहाँ ठीक उस उल्टा है, ये व्यंजन जो है ये स्वर रहित हो गया, और ये जो र का पदेन है ये स्वर सहित हो गया। इसलिए इसका उच्चारण बाद में कर रहे हैं, क्योंकि स्वर सहित है, ये पूरा रहा क्रम है ना, क्रम। फिर और क्या कर सकते हैं, भ्रम, भ में र लग गया, भ्रम है ना। और क्या लिख सकते हैं, ग्रह, ग है, फिर उसमें र है। ये पाई वाले के साथ हो गया। बिना पाई वाले के साथ क्या होता है, स्वर क्या होता है, ये जो है स्वर सहित होता है। और किससे जुड़ता है, बिना पाई वाले के साथ। बिना पाई वाले व्यंजन में ये जुटेगा। इसका चिन्ह ये था, इसका चिन्ह, इसका रूप ये है, जैसे भ्रम।
अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि व्यंजन के बाद ये जो जुड़ा हुआ है ये ड है, फिर उसके बाद र बोलेंगे, ड्रम, उसके बाद ट्रक, ट्रेन। ये प्राय अंग्रेजी शब्द को जब हम हिंदी में लिखते हैं तब ये होता है। क्रम हो गया, ड्रम। हाँ, ये तो स्वर सहित होगा ही, स्वर सहित ये भी स्वर सहित है, लेकिन ये बिना पाई वाले के साथ जुटेगा और ये पाई वाले के साथ। पाई वाले के साथ तिरछी रेखा है और बिना पाई वाले के साथ इस तरह से ए के रूप में, सिर्फ डंडा, दोनों अगर दोनों को मिला देते तो ये इंग्लिश का ए बन जाता। दोनों को मिलाना नहीं है, सिर्फ तिरछी लाइन लिख देना है। ये हो गया हमारा। इसका उच्चारण क्या होगा, जिस व्यंजन के साथ जुड़ा है उसके बाद र का उच्चारण होगा। यहाँ भी द बोल रहे हैं, उसके बाद र बोल रहे हैं, ड्रम। यहाँ भी क के साथ पहले क बोलेंगे, उसके बाद फिर र बोलेंगे, क्योंकि यहाँ र स्वर सहित है। र का पूरा उच्चारण होगा, क्रम, भ्रम, ग्रह। तो यहाँ भी दिक्कत हो सकता है, ये भी बता दिए हैं। अब एक तीसरा है अनुस्वार। अनुस्वार जिसका शिरोरेखा के ऊपर में बिंदु लगाते हैं। इसमें भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स कि अनुस्वार कहाँ लगाएं और इसका उच्चारण क्या करें। तो इसका वीडियो बना हुआ है, तुम लोग देख लोगे। संयुक्त व्यंजन में कैसे होगा अनुस्वार का, पंचमाक्षर जो होता है, पंचमाक्षर अगर ये व्यंजन वर्ण को जो 33 है उसको 5 वर्ग में बांट दिया गया है, क से लेकर म तक में 5 वर्ग में, और हर वर्ग को अब उसके पहले वर्ण के साथ उच्चारण किया जाता है। जैसे क वर्ग में क्या आएगा, क ख ग घ अंगा। च वर्ग में क्या आएगा, च छ ज झ इया ट ठ ड ढ या ट ठ। इस तरह से 25 वर्ण है ये। और जब इसका पंचमाक्षर यानी पांचवा कौन है, क ख ग घ अंग, ये इसका पंचमाक्षर है। और जब च छ ज झ इया यानी 5वां अक्षर जो है ये कहलाता है पंचमाक्षर। तो अगर पंचमाक्षर अपने ही, अब यहाँ पे 4 वर्ण है, कौन कौन है, तो क ख ग घ और अंग, यही व्यंजन है। इसको स्वर के साथ लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, ये नहीं लगेगा हलन, है ना। तो जब पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के चारों वर्ण से पहले आता है तब ये पंचमाक्षर के जगह में पंचमाक्षर लिखे या फिर इसके बदला में हम अनुस्वार लगा दें। जैसे मान लो गंगा, अब उच्चारण करना होगा तो हम कैसे जानेंगे कि ये जो अनुस्वार लगा है इसका उच्चारण हम क्या करें। तो हम देखेंगे कि यहाँ ये ग है, यानी ग का पंचमाक्षर क्या हो गया, क ख ग घ अंग, यानी ये इसका पंचमाक्षर है तो इसका उच्चारण यहाँ अंग होगा। जब इसको हम अगर तोड़ कर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, गंगा पंचमाक्षर है ना। इसी तरह से हम समझेंगे कि अगर क से लेके म तक ये जो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका पंचमाक्षर अगर है अपने ही वर्ग के पहले आ गया है, जैसे ग के पहले आ गया ये पंचमाक्षर, तो इसके जगह पे अनुस्वार लगाता और उसका उच्चारण वही होगा, जिस अक्षर के पहले आया है वो हो जाएगा गंगा। अगर मान लो संजय, जैसे मान लो संजय, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, स है, फिर क्या है, स के साथ और कर देते हैं अभी यहाँ पे, और ये इया है, ज कैसे हम जाने इया है, च छ ज झ इया, तो इया है, इया आया है अपने ही वर्ग के पहले, ज के पहले, तो यहाँ ज हो गया, उस पर इया, संजय। अब चाहे तो हम जल इस तरह से लिखें, चूंकि पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के पहले आ गया है इसलिए इसके बदला में हम अनुस्वार लिख सकते हैं, तो यहाँ अनुस्वार लिख दिया।
इसका फुल डिटेल बना हुआ है, उसको खोल के देख लोगे, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं बता रहे हैं। यहाँ जो दिक्कत था उसको हम एक जगह बता दिए कि स्वर वर्ण में छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री की मात्रा में परेशानी होती है स्टूडेंट्स को लिखने में और पढ़ने में। और व्यंजन वर्ण में एक रही व्यंजन वर्ण है र, जो इसके कई प्रकार हैं, 3 प्रकार का है। एक तो सामान्य रूप में, सामान्य रूप में र जो है उसका चलता है, ऐसे लिखाएगा, र का रेफ ऊपर में लिखाता है, ये स्वर रहित होता है। और र का पदे स्वर सहित होता है, ये 2 प्रकार से लिखाता है। पाई वाले के व्यंजन के साथ ऐसे जुड़ता है, बिना पाई वाले व्यंजन के साथ इस प्रकार से जुड़ता है। और तीसरा कंफ्यूजन होता होगा अनुस्वार में, जिसका कि फुल डिटेल बना हुआ है, देख लोगे हमारा, उसको खोल के पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाई समझ में आता हो, पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो लाइक करो, शेयर करो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।